हेलो दोस्त। आप बीपीएससी की तैयारी के लिए यूट्यूब पे वन ऑफ द बेस्ट चैनल क्लियर बीपीएससी देख रहे हैं और जहां पे हम बीपीएससी ओरिएंटेड ही चर्चा करते हैं। जनरली बीपीएससी से बीपीएससी के संबंधित सभी विषय की चर्चा करते हैं और अभी फ़िलहाल हम उसी क्रम में करंट अफेयर की सीरीज़ लेके आए हैं। तो ये जो चैनल है ये आपको बीपीएससी की पूरी कवरेज करवाएगा, खास करके मेंस जो कहीं पर भी अवेलेबल नहीं है। मेन सीरीज़ हम कुछ ही दिनों में 67th बीपीएससी के बाद लेके आने वाले हैं। उसके बाद सीडीपीओ का जो तैयारी कर रहे हैं उसके लिए ये करंट अफेयर सीरीज और ये सब्जेक्ट वाला सीरीज जो स्टार्ट होने वाला है या होगा 67th के बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा और बिहार एसएससी सचिवालय और दरोगा में भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। आप लोग जब ये मेरा सीरीज़ देखिएगा उसके बाद एग्ज़ाम में बैठिएगा तब आपको पता चलेगा कि कितना हेल्पफुल है। हम लोग कल अप्रैल 2022 के राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर सीरीज़ की चर्चा किए हैं और उसमें पार्ट 1 हम कल देखे थे जो पूरा नहीं हो पाया था क्योंकि कल बारिश के कारण लाइट नहीं था और नेट स्लो था, इसके कारण जो है करंट ज़्यादा नहीं हो पाया था, इसलिए हम छोटा सा वीडियो लेके आए थे। आज हम पार्ट 2 पे चर्चा करेंगे और आज देखेंगे कि अप्रैल 2022 के राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय से कितने प्रश्न बीपीएससी, सीडीपीओ, एसएससी और बिहार एसआई में बनने की संभावना है, खासकर बीपीएससी और सीडीपीओ ओरिएंटेड। आप जो ये देखेंगे तो मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपका 90 से 95% क्वेश्चन हमारे ही वीडियो से आएगा और आपको बनने की संभावना, सही करने की संभावना 90-95% सही हो जाएंगे। बिहार के आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं ये करंट अफेयर की सीरीज़ तो काफ़ी हेल्पफुल है। आप लोग से उम्मीद है कि आप लोग क्लियर बीपीएससी यूट्यूब चैनल को शेयर करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं और आप मेरी बातों को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा रहे हैं। आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं जहां हम बीपीएससी ओरिएंटेड सिर्फ ज़रूरत के हिसाब से जो न्यूज़ इम्पोर्टेंट है हिंदी में, इंग्लिश में, वही यहाँ पे अवेलेबल करवाया जाता है न्यूज़पेपर का, और हिंदी एडिटोरियल और इंग्लिश एडिटोरियल डेली यहाँ पे पोस्ट किया जाता है सभी न्यूज़पेपर का रहता है। तो आप यहाँ पे फॉलो कर सकते हैं, यहाँ पे ज्वाइन कीजिएगा। इसका फ़ायदा आने वाले दिनों में बहुत ज़्यादा होने वाला है। अभी फ़िलहाल हम न्यूज़ का जो कटिंग होता है वो एडिटोरियल और डेली बेसिस पे जो इम्पोर्टेंट करंट होता है उसको हम पोस्ट कर रहे हैं, लेकिन आने वाले दिनों में इसका फ़ायदा, टेलीग्राम का फ़ायदा आपको उतना ही मिलेगा जितना आप यूट्यूब पे वीडियो आप देख रहे हैं। तो यूट्यूब का वीडियो तो बहुत ज़्यादा सपोर्टिंग है और टेलीग्राम चैनल भी सपोर्टिंग है। तो आप शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल को और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। इंस्टाग्राम और फेसबुक का पेज को आप लाइक और फॉलो कर सकते हैं। चलते हैं हम अप्रैल 2022 के करंट अफेयर राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय न्यूज़ के अगले क्रम में देखते हैं। कल 15 न्यूज़ हुआ था, आज हम 16 न्यूज़ से कवर करेंगे। तो देखते हैं क्या है। 16 नंबर न्यूज़ है, भारत और अमेरिका के बीच चौथा 2+2 वार्ता 12 अप्रैल 2022 को वाशिंगटन डीसी में संपन्न हुआ। पूछ सकता है कि 2+2 वार्ता जो चौथा हुआ है कहाँ पे हुआ है, तो वाशिंगटन डीसी अमेरिका में। कितना तारीख को हुआ था, तो 12 अप्रैल 2022 को। इस जब से जो बाइडन जो अमेरिका के राष्ट्रपति बने हैं तब से उनका भारत के साथ यह प्रथम 2+2 वार्ता है। तो ये याद रखने वाली है क्योंकि ये जो बाइडन सरकार है उसके शासनकाल में यह प्रथम 2+2 वार्ता है। इससे पहले 3 जो 2+2 वार्ता हुआ था वो ट्रंप के शासनकाल में हुआ था। डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति हुआ करते थे, उनके शासनकाल में। भारत अमेरिका 2+2 वार्ता में कौन कौन शामिल होते हैं? भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर शामिल होते हैं और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, जो अभी वर्तमान में विदेश मंत्री एस जयशंकर, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह है। रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री भारत की तरफ से, और अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन और अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन। ये याद रखेंगे कौन कौन भाग लिया। तो विदेश मंत्री भाग लेते हैं दोनों तरफ से, रक्षा मंत्री दोनों तरफ से भाग लेते हैं। तो भारत के वर्तमान विदेश मंत्री एस जयशंकर हैं,
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हैं, अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन हैं और अमेरिका के रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन हैं। पूछ सकता है, ये इंपॉर्टेंट है, याद करके रखेंगे। ये जो वार्ता हुआ, इतना चीज हमारे बीपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ये वार्ता नॉलेज के लिए है कि इस 2+2 वार्ता में यूक्रेन युद्ध का मुद्दा रहा, आतंकवाद पर सहयोग, अफगानिस्तान में तालिबान सरकार पर चर्चा हुआ, हिंद महासागर सुरक्षा पर चर्चा हुआ, आर्थिक सहयोग कैसे बढ़ेगा उस पर चर्चा हुआ, भारत चीन के बीच एलओसी विवाद पर चर्चा हुआ, दक्षिण चीन सागर के मुद्दा पर वार्ता किया गया। तो इतने मुद्दों पर वार्ता इस 2+2 वार्ता में भारत अमेरिका के बीच हुआ है। हम देखते हैं कि नेक्स्ट न्यूज, भारत अमेरिका, इसी 2+2 वार्ता के बाद भारत और अमेरिका के बीच ऑनलाइन शिखर सम्मेलन 11 अप्रैल 2022 को हुआ। इसमें प्रधानमंत्री मोदी और अमेरिकी प्रधानमंत्री जो बाइडन शामिल हुए। ये एक ऑनलाइन वार्ता था, तो वर्चुअल रूप से, तो इसको देखेंगे कि जो 2+2 वार्ता था उससे एक दिन पहले ये चीज संपन्न हुआ है, तो याद रखेंगे। अमेरिकी व्हाइट हाउस के जो प्रवक्ता हैं जेन साकी है, ये पूछ सकता है कि अमेरिकी व्हाइट हाउस के या अमेरिकी राष्ट्रपति भवन के प्रवक्ता कौन है, तो जेन साकी है, इसको याद रखें। नेक्स्ट देखेंगे कि नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा, कौन है, शेर बहादुर देउबा 1 से 3 अप्रैल 2022 को भारत की यात्रा पर आए थे। देउबा प्रधानमंत्री बनने पर प्रथम द्विपक्षीय विदेश यात्रा कहीं पर किए हैं, तो वो कहाँ पे किए हैं, भारत का किए हैं। इससे पहले केपी शर्मा ओली प्रधानमंत्री हुआ करते थे। जब से शेर बहादुर देउबा प्रधानमंत्री बने हैं तब से किसी विदेशी द्विपक्षीय वार्ता पे गए हैं तो भारत पे गए हैं। दूसरा है कि भारत के सहयोग से स्थापित 90 किलोमीटर लंबी, भारत के सहयोग से स्थापित 90 किलोमीटर लंबी सोलू कॉरिडोर ट्रांसमिशन लाइन, ये नेपाल में है, का उद्घाटन दोनों देश के प्रधानमंत्री ने मिलकर ऑनलाइन किया। कौन सा है, सोलू कॉरिडोर ट्रांसमिशन लाइन। नेक्स्ट देखेंगे, नेपाल भारत के नेतृत्व वाली अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA इंटरनेशनल सोलर अलायंस में शामिल होने वाली कितनावां देश बन गया, 105वां देश बन गया। तो ये भी VVI पॉइंट है। नेक्स्ट देखेंगे, नेपाल के कुर्था, ये जो कुर्था ऐसे है तो याद रखेंगे आप लोग, कुर्था ऐसे लिखेंगे, ये से होगा कुर्था, करेक्शन कर लीजिए। नेपाल के कुर्था से बिहार के जयनगर, ये बहुत ही VVI पॉइंट है। बिहार के जयनगर जो मधुबनी जिला में पड़ता है, मधुबनी जिला, तो बिहार के जयनगर के बीच रेलगाड़ी का उद्घाटन दोनों प्रधानमंत्री ने किया। कहां से जाएगा, बिहार के जयनगर से नेपाल के कुर्था तक, तो याद रखेंगे ये चीज। नेक्स्ट है, नेपाल में भारत के रुपे डेबिट कार्ड जो NPCI लॉन्च किया है, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने, उसने रुपे डेबिट कार्ड को शुरू किया है। उसी ने UPI को भी शुरू किया था। तो भारत ने नेपाल में भारत के रुपे डेबिट कार्ड की शुरुआत की गई है, तो याद रखेंगे ये चीज। और नेक्स्ट है, नेपाल के प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश की यात्रा किया। उत्तर प्रदेश में काशी विश्वनाथ, काल भैरव और पशुपतिनाथ मंदिर का पूजा किया। पशुपतिनाथ हालांकि काठमांडू में भी है और उत्तर प्रदेश में भी है, तो ये पॉइंट याद रखने वाली बात है। पूछ लेगा कि नेपाल के प्रधानमंत्री भारत यात्रा पर आए थे तो उत्तर प्रदेश के या भारत की यात्रा पर किन किन जगहों पर अपना दौरा किए, तो काशी विश्वनाथ दे देगा, काल भैरव दे देगा, पशुपतिनाथ दे देगा और एक और कोई जगह दे देगा, आगरा का ताजमहल। तो आप लोग को लगाना है, आप लोग ये सबको डीपली पढ़िएगा। नेक्स्ट है कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन 21 अप्रैल 2022 के बीच भारत यात्रा पर आए। जॉनसन गुजरात हवाई अड्डा पर पहुंचे एवं गुजरात जाने वाले प्रथम ब्रिटिश प्रधानमंत्री बन गए हैं। कौन, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन। जॉनसन ने साबरमती आश्रम में गांधी जी के चरखा पर सूत काटा, जो गांधी जी का चरखा जो सूत काटा जाता है उनमें सूत काटा। और जॉनसन अडानी, जो गौतम अडानी जी हैं, उनके ऑफिस में भी गए थे। तो याद रखेंगे, पॉइंट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, अप्रैल 2022 में अमेरिका के एरोस्पेस कंपनी है
एक्जियोम स्पेस ने एक्जियोम स्पेस 1 मिशन द्वारा 4 यात्री को लेकर के फॉल्कन रॉकेट से प्रथम व्यावसायिक यात्रा अंतरिक्ष स्टेशन पे पहुंचा, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पे पहुंचा और 10 दिन के बाद वापस आ गए। तो ये भी याद रखने वाली है। ये जो प्रथम व्यावसायिक यात्रा है तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये वीवीआईपी हो जाता है, देख लेंगे। नेक्स्ट है फ्रांस के राष्ट्रपति चुनाव में जो वर्तमान राष्ट्रपति हैं इमैनुअल मैक्रो को 5 वर्ष के लिए लगातार दूसरे कार्यकाल हेतु निर्वाचित कर लिया गया है। फ्रांस के राष्ट्रपति कौन है? इमैनुअल मैक्रो 5 वर्ष से थे और दोबारा चुनाव जीत गए हैं, इसलिए दोबारा फिर से 5 वर्ष के लिए कार्यकाल के लिए निर्वाचित हुए हैं। ये जो इमैनुअल मैक्रो हैं इनकी पार्टी का नाम है ला रिपब्लिक एंड मार्क पार्टी, इन पार्टी के हैं। इनका जो मुकाबला हुआ था, उनका मुकाबला हुआ था नेशनल रैली पार्टी के मरीन ले पेन से। तो मरीन ले पेन जी हार गए और इमैनुअल मैक्रो जी जीत गए और फिर से 5 साल के लिए प्रधानमंत्री बने। नेक्स्ट है भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद एवं प्रथम महिला कोविंद जी की जो पत्नी है प्रथम महिला सविता कोविंद 1 से 7 अप्रैल 2022 के बीच कहाँ पे यात्रा पे गए? तुर्कमेनिस्तान और नीदरलैंड की यात्रा पर गए थे। अब भारत के राष्ट्रपति स्वतंत्र तुर्कमेनिस्तान की यात्रा करने वाले प्रथम राष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद जी। 1 से 4 अप्रैल तक तुर्कमेनिस्तान की यात्रा किए। तुर्कमेनिस्तान की राजधानी अशगाबाद है, ये आधा औ होगा, अशगाबाद है। और तुर्कमेनिस्तान के राष्ट्रपति सरदार बेर्दिमुहामेदोव है, बेर्दिमुहामेदोव। तो ये याद रखेंगे, पूछ सकता है कि तुर्कमेनिस्तान के राष्ट्रपति कौन है, तुर्कमेनिस्तान की राजधानी कहाँ है, पूछ सकता है। नेक्स्ट देखेंगे तुर्कमेनिस्तान ने अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन कॉरिडोर में भारत को शामिल होने को कहा है। तो ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है। भारत तुर्कमेनिस्तान के संबंध के 30 वर्ष पूरा होने पर एक डाक टिकट भी जारी किया गया, ये भी इंपॉर्टेंट है। कोविंद जी अशगाबाद जो तुर्कमेनिस्तान के राजधानी है, अशगाबाद के इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन में अपना भाषण दिया था, व्याख्यान दिया था। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, कहाँ पे व्याख्यान दिया। और कोविंद जी 4 अप्रैल को नीदरलैंड की रवाना हुए और 4 से 7 अप्रैल नीदरलैंड में रहे। अब देखते हैं नीदरलैंड से कुछ संबंधित बातें। तो नीदरलैंड की राजधानी कहाँ है? एम्स्टर्डम। एम्स्टर्डम नीदरलैंड की राजधानी है एवं वहाँ के सम्राट विलियम अलेक्जेंडर हैं, तो याद रखेंगे। और वहाँ के प्रधानमंत्री का नाम है मार्क रूट, तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वहाँ के एक जगह पे क्यूकेन होप ऑफ ट्यूलिप गार्डन है, एम्स्टर्डम में है, उसका अवलोकन कोविंद जी ने किए हैं। और भारत नीदरलैंड के 75 वर्ष संबंध के पूरे हो रहे हैं, आज़ादी के भी 75 वर्ष हो रहे हैं और नीदरलैंड से संबंध के भी 75 वर्ष के अवसर पर जो इस गार्डन में ट्यूलिप फूल है उसका नाम मैत्री दिया गया है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वीवीआई है। पूछ सकता है कि कहाँ के ट्यूलिप फूल का नाम मैत्री दिया गया है, किस देश के ट्यूलिप फूल का नाम मैत्री दिया गया, तो पूछ सकता है। नेक्स्ट है मॉरिशस के प्रधानमंत्री हैं प्रविंदर जगन्नाथ। 17 से 24 अप्रैल 2022 के बीच भारत यात्रा पर आए थे उन्होंने। जगन्नाथ जी जामनगर गुजरात में WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन की आधारशिला समारोह में भाग लिया, तो इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है 20 अप्रैल को गांधीनगर गुजरात के गांधीनगर में ग्लोबल आयुष इन्वेस्टमेंट एंड इनोवेशन समिट में भाग लिए एवं भारत को दुनिया का फार्मेसी बताया। कौन? प्रविंदर जगन्नाथ जी ने भारत को दुनिया का फार्मेसी बताया। उसके बाद प्रविंदर जगन्नाथ जी बनारस के काशी विश्वनाथ में दर्शन किए और उनके पिता दिग्वंत पिताजी का निधन हो गया है। उनके पिता अनिरुद्ध जगन्नाथ की अस्थि का विसर्जन काशी के गंगा में उन्होंने किया। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मॉरिशस से सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको ध्यान से पढ़ेंगे, अच्छा से पढ़ेंगे, क्वेश्चन नहीं छूटेगा। अगर क्वेश्चन इससे कहीं से भी बनाया जाएगा कि जगन्नाथ जी गुजरात के किसके आधारशिला समारोह में भाग लिया, तो WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन, या यही पूछ सकता है कि WHO
ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन की आधारशिला कहाँ रखी गई है? तो जामनगर गुजरात में, गुजरात के जामनगर में। पूछ सकता है ग्लोबल आयुष इन्वेस्टमेंट एंड इनोवेशन समिट कहाँ पे किया गया? तो गांधीनगर गुजरात में। भारत को दुनिया का फार्मेसी हाल ही में किस विदेशी नेता या विदेशी प्रधानमंत्री ने बताया? तो प्रविंदर जगन्नाथ, मॉरिशस के प्रधानमंत्री। कहीं से भी न्यूज बनाया जा सकता है, क्योंकि बीपीएससी का पीटी भी अनप्रिडिक्टेबल है, प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता है, इसलिए हम लोग छोटा छोटा पॉइंट को भी पढ़ेंगे और अच्छा से पढ़ेंगे। नेक्स्ट है वैश्विक मुद्दे पर भारत के विदेश मंत्रालय द्वारा आयोजित वार्षिक सम्मेलन रायसीना संवाद। रायसीना संवाद आप लोग पढ़ते होंगे, जब अपना लोग का जो संसद भवन है, राष्ट्रपति भवन है, वो सभी कहाँ पे बना है? रायसीना पहाड़ी पे। तो इसलिए रायसीना पहाड़ी पे भारतीय संसद भवन, राष्ट्रपति भवन, ये सब रायसीना पहाड़ी जो दिल्ली में है उसी पे बनाया गया है। तो वैश्विक मुद्दे पर भारत के विदेश मंत्रालय द्वारा वार्षिक तौर पे आयोजित किया जाता है रायसीना संवाद। उसका 7वां संस्करण कहाँ पे आयोजित हुआ? नई दिल्ली में। कब हुआ? 25 से 27 अप्रैल के हुआ। इस आयोजन में दिल्ली के थिंक टैंक ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन द्वारा सहयोग किया गया। किसको? विदेश मंत्रालय को, रायसीना संवाद का आयोजन के लिए। इस वर्ष का थीम था टेरा नोवा, इम्पेसिनेट, इम्पेटेंट एंड इम्पेरियल। तो ये इस वर्ष का थीम था, तो थीम भी याद रखेंगे। उसके बाद इस संवाद का आयोजन बर्लिन जर्मनी एवं वाशिंगटन डीसी अमेरिका, यहाँ पे भी किया गया था, तो ये भी याद रखेंगे। उसके बाद देखेंगे यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला वान डेर लियोन है। यूरोपियन यूनियन के अध्यक्ष अभी उर्सुला वान डेर लियोन है। उर्सुला होगा, यहाँ पे ऐसे लगेगा, इसको हटेगा, उर्सुला वान डेर लियोन इस संवाद के, रायसीना संवाद के मुख्य अतिथि थी। तो पूछ सकता है कि रायसीना संवाद 2022 के रायसीना संवाद की मुख्य अतिथि कौन थी? तो यूरोपियन यूनियन के अध्यक्ष उर्सुला वान डेर लियोन थी। रायसीना संवाद प्रथम बार 2016 में हुआ था, तो याद रखेंगे, ये चीज इंपॉर्टेंट था। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग कि म्यांमार के एक अदालत ने पूर्व स्टेट काउंसलर तथा नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी के नेता आंग सान सूकी को भ्रष्टाचार के मामले में 5 वर्ष की सजा सुनाई है। आंग सान सूकी को नोबेल शांति पुरस्कार भी दिया जा चुका है। इससे पहले सेना तख्तापलट से पहले म्यांमार की वो काउंसलर थी। तो काउंसलर जैसे अपना लोग के देश में प्रधानमंत्री होते हैं, वैसे म्यांमार में काउंसलर होते हैं। तो याद है रखेंगे, म्यांमार में आंग सान सूकी को जेल हो गया। कहाँ से संबंधित है? आंग सान सूकी म्यांमार से। नेक्स्ट है बाल्टिक देश लिथुआनिया में भारतीय मिशन की स्थापना को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। तो पूछ सकता है कि कैबिनेट ने किस बाल्टिक देश में भारतीय मिशन की शुरुआत किया है? तो लिथुआनिया में। याद रखेंगे, लिथुआनिया के साथ भारत का संबंध 1992 से है एवं भारत 2008 में लिथुआनिया में दूतावास स्थापित कर लिया था। याद रखेंगे। नेक्स्ट है मेघालय के मुख्यमंत्री हैं कॉनरेड सी संगमा ने राज्य के स्थापना पर 50 वर्ष पूरा होने पर मेघालय की फेमस है जीवित जड़ पुल। जीवित जड़ पुल जो ऐसे मान लीजिए कि ये नदी जा रहा है, ये भी इसमें पानी बह रहा है, तो इससे इस साइड आने में तकलीफ होती थी। तो यहाँ पे जो पेड़ लगा हुआ है और यहाँ पे जो पेड़ लगा हुआ है, इसका जड़ को पकड़ के ऐसे जोड़ा जाता है कि वहाँ पे ब्रिज बन जाता है। तो लिविंग रूट ब्रिज, जो जीवित जड़ से बना हुआ पुल है, तो मेघालय में इसका बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। तो जीवित जड़ पुल, लिविंग रूट ब्रिज को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल करने का प्रस्ताव दिया गया है। तो याद रखेंगे, जीवित जड़ पुल का निर्माण खासी एवं जयंतिया जनजाति, तो खासी जनजाति और जयंतिया जनजाति मेघालय में पाया जाता है, उन जनजाति के द्वारा ये बनाया जाता है। और खास करके मेघालय के चेरापूंजी में, नॉन ग्रेट में और चेरापूंजी, नॉन ग्रेट और लात्सेंगियू में मिलते हैं। लात्सेंगियू में, ये जो मेघालय के 3 जगह का नाम है, चेरापूंजी, नॉन ग्रेट और लात्सेंगियू में, ये लिविंग रूट जड़ पुल, लिविंग रूट ब्रिज देखने को मिलता है। हालांकि यह नागालैंड में भी देखने को मिलता है। तो पूछ सकता है कि जीवित जड़ पुल भारत के किस क्षेत्र में पाया जाता है? तो मेघालय में पाया जाता है बड़े मात्रा में। नेक्स्ट है कि
भारत की सबसे बड़ी आवास वित्त कंपनी कौन सी थी? HDFC लिमिटेड। इसका विलय कहाँ पे कर दिया गया है? HDFC बैंक में विलय कर दिया गया है। विलय के बाद HDFC का जो मार्केट वैल्यू है ये TCS कंपनी, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस कंपनी से अधिक हो जाएगा। तो HDFC लिमिटेड जो आवास हाउसिंग फाइनेंस कंपनी था HDFC लिमिटेड, उसका विलय किस में हुआ है? तो HDFC बैंक में हुआ है। ये पूछ सकता है, याद रखेंगे। नेक्स्ट है, वित्त मंत्रालय के अनुसार दिसंबर 2021 के अंत तक भारत पर कुल विदेशी ऋण 614.9 अरब डॉलर था, जो सितंबर 2021 में 603.4 अरब डॉलर से 11.5 अरब डॉलर ज़्यादा था। यहाँ से यहाँ पे कहने का मतलब है सितंबर से लेकर के दिसंबर तक में 11.5 अरब डॉलर ज़्यादा ऋण हो गया है। तो जाहिर सी बात है कि इंडिया में कर्जा लेकर के ज़्यादा काम किया जा रहा है अभी फिलहाल सरकार के द्वारा। नेक्स्ट है कि ये वित्त मंत्रालय का रिपोर्ट है, इसी के अनुसार है। नेक्स्ट है कि 614.9 अरब डॉलर में दीर्घकालीन ऋण की मात्रा कितना है? 500.30 अरब डॉलर और कुल ऋण का 82.4%। तो दीर्घकालीन ऋण ये बहुत लंबे समय तक का होगा, 20 साल, 30 साल, 50 साल ऐसे कुछ। और अल्पकालिक ऋण जो है 114.6 अरब डॉलर, जो 17.6% है। तो ये भी याद रखेंगे। और कुल ऋण जो है, कुल GDP का विदेशी ऋण लगभग 20% है। जितना हम लोग का GDP है, ऋण उसका 20% है। GDP के 20%, कुल GDP का 20% विदेशी ऋण है। तो ये याद रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं कि जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले के चिनाब नदी पर क्वार जल विद्युत परियोजना, याद रखेंगे, क्वार जल विद्युत परियोजना को 4526.12 करोड़ की मंजूरी केंद्रीय कैबिनेट दी। तो पूछ सकता है कि क्वार जल विद्युत परियोजना कहाँ पे है? तो चिनाब नदी पे है, जम्मू कश्मीर में है, जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में है। इतना पॉइंट याद रखने की चीज है इसमें। नेक्स्ट देखते हैं, अमेरिका के वाणिज्यिक पत्रिका फोर्ब्स है के द्वारा विश्व अरबपतियों की वार्षिक सूची 2022 जारी किया गया है। 2022 में कुल 2668 अरबपति थे, जो 2021 में 2755 था। तो कहने का मतलब है अरबपतियों की संख्या कम हुई है 2021 के मुकाबले 2022 में। ठीक है। उसके बाद है 219 अरब डॉलर के साथ स्पेस एक्स के मालिक एलन मस्क प्रथम स्थान पर है, विश्व में सबसे ज्यादा धनिक आदमी है। उसके बाद देखते हैं मुकेश अंबानी 90.7 अरब डॉलर के साथ 10वें पायदान पर हैं और एशिया एवं भारत के सबसे बड़े अरबपति भी हैं। दूसरा स्थान गौतम अदानी का है, जो 90 अरब डॉलर के साथ बने हुए हैं। तो गौतम अदानी जी मुकेश अंबानी से ज्यादा पीछे नहीं है, कुछ ही दिन में वो आगे निकल जाएंगे। नेक्स्ट है, यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन 24-25 अप्रैल 2022 के बीच भारत यात्रा पर आर्थिक संबंध विस्तार के लिए आई थी। भारत EU का संबंध का 60वां वर्षगांठ मना रहा है। भारतीय EU ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल के गठन का घोषणा किया। भारत EU ने मिलकर के ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल के गठन का घोषणा किया है। तो नॉलेज के लिए याद रख सकते हैं। हाँ, यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष कौन है? उर्सुला वॉन डेर लेयन। उन्होंने भारत की यात्रा कब की थी? ये सब पॉइंट याद रखने की चीज है, पूछा जा सकता है। खास करके यूरोपियन यूनियन की अध्यक्ष कौन है? तो उर्सुला वॉन डेर लेयन। नेक्स्ट है, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया भारतीय महिला कारीगर व शिल्पकार की कला को प्रोत्साहन देने के लिए नई अवसर योजना शुरू किया है। कौन किया है? एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया किया है, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण किया है। अवसर का मतलब है क्षेत्र के कुशल कारीगरों के लिए स्थल के रूप में हवाई अड्डा। तो नई अवसर योजना शुरू किया गया है। इस योजना के तहत प्रत्येक हवाई अड्डा पर 100 से 200 वर्ग फीट क्षेत्र महिला द्वारा उत्पादित सामान हेतु प्रदर्शनी के लिए दिया जाएगा। 100 से 200 वर्ग फीट का क्षेत्र प्रत्येक हवाई अड्डा पर महिला शिल्पकार को उनकी प्रदर्शनी लगाने के लिए दिया जाएगा। नेक्स्ट है, सड़क किनारे रेहड़ी वाले विक्रेता के लिए आसान किस्त पर ऋण देने वाली योजना थी स्वनिधि योजना का विस्तार 126 अन्य शहर में कर दिया गया है। तो ऑनलाइन का न्यूज़ था, याद रखेंगे। नेक्स्ट है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अटल इनोवेशन मिशन योजना को
मार्च 2023 तक जारी रखने की मंजूरी दी है। तो इसको, इस योजना को बढ़ा दिया गया है मार्च 2023 तक के लिए, अटल इनोवेशन मिशन योजना को। इस अटल इनोवेशन मिशन में क्या था कि देश में नवाचार एवं उद्यमिता संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए इस मिशन को नीति आयोग के तहत, नीति आयोग के द्वारा लॉन्च किया गया था, अटल इनोवेशन मिशन। इसका संचालन नीति आयोग के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे, भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच आर्थिक सहयोग एवं व्यापार समझौता ECTA हस्ताक्षर हुआ है। बहुत इंपॉर्टेंट है, VVI है, पूछ सकता है कि हाल ही में ECTA समझौता किसके द्वारा, किस देश के बीच भारत के साथ हुआ है। तो आर्थिक सहयोग एवं व्यापार समझौता ऑस्ट्रेलिया के साथ हुआ है। इस समझौते में भारत से जो ऑस्ट्रेलिया सामान जाएगा, तो भारतीय सामान पर ऑस्ट्रेलिया 96% उत्पाद पर शुल्क मुक्त प्रवेश देगा ऑस्ट्रेलिया में। वहीं ऑस्ट्रेलिया से जो भारत सामान आएगा, आयात होगा, उसमें भारत ऑस्ट्रेलिया के सामान पर 85% का शुल्क मुक्त जो है प्रवेश करने देगा। 85% उत्पाद शुल्क मुक्त भारत में आ पाएगा ऑस्ट्रेलिया का, और भारतीय सामान ऑस्ट्रेलिया में 96% ऐसे उत्पाद होंगे तो ऑस्ट्रेलिया में शुल्क मुक्त जाएगा। याद रखेंगे, पूछ सकता है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड द्वारा अप्रैल 2022 में वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट 2022 जारी किया गया, जिसमें भारत की GDP 2022 का पूर्वानुमान 8.2% किया था, जो जनवरी में 9% था। तो कहने का मतलब है GDP का अनुमान जो है IMF के द्वारा भारतीय संदर्भ में घटा दिया गया है। तो ये एक सेटबैक है, थोड़ा सा घटाया है, हालांकि ज़्यादा भी किया जा सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, ये सिर्फ अनुमान है। उसके बाद देखेंगे कि एशियन डेवलपमेंट बैंक द्वारा एशियन डेवलपमेंट आउटलुक रिपोर्ट 2022 जारी किया गया, एवं 2022 में भारत के GDP का अनुमान 7.5% का रखा है कौन, एशियन डेवलपमेंट बैंक, एवं 2023 में 8% का अनुमान व्यक्त किया है। तो पूछ सकता है कि 2022 में भारत एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा भारतीय GDP कितना रहने का अनुमान है, तो 7.5%। इसी तरह IMF का कोई पूछ सकता है, इंडियन इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के लिए, तो याद रखें। नेक्स्ट है चमोली देवी जैन पत्रकारिता पुरस्कार। तो ये भी पूछ सकता है, चमोली देवी जैन पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है, तो पत्रकारिता से संबंधित है। किसको दिया गया है 2021-22 का सम्मान, ये पुरस्कार आरिफा जौहरी जो मीडिया प्लेटफॉर्म स्कॉल इन के पत्रकार हैं, उनको दिया गया है चमोली देवी जैन पत्रकारिता पुरस्कार। तो याद रखेंगे ये चीज। नेक्स्ट है मौद्रिक नीति समिति, जो RBI का मौद्रिक नीति समिति है। तो मौद्रिक नीति का निर्धारण करती है मौद्रिक नीति समिति। अब देखते हैं, मौद्रिक नीति समिति में 6 सदस्य होते हैं, जिसमें से 3 रिजर्व बैंक के होते हैं और 3 भारत सरकार द्वारा मनोनीत होते हैं। तो याद रखेंगे 6 सदस्य होते हैं मौद्रिक नीति में, 3 RBI के होते हैं। RBI के अध्यक्ष मौद्रिक नीति के पदेन अध्यक्ष होते हैं, जो RBI के गवर्नर जो होते हैं। तो याद रखेंगे। नेक्स्ट है कि सामान्यतः मौद्रिक नीति, यहाँ पे सामान्यतः होगा, सामान्यतः मौद्रिक नीति समिति प्रत्येक 2 महीने पर मौद्रिक समीक्षा करके अपना मौद्रिक नीति जारी करता है। तो याद रखेंगे कि जो है मौद्रिक नीति कितने महीने पर जो है रिपोर्ट जारी करता है, तो 2 महीने पर। तो याद रखेंगे 6 सदस्य होते हैं, 3 RBI के, 3 भारत सरकार के, 2 महीने पर रिपोर्ट जारी करता है। नेक्स्ट है गांधी मेमोरियल लेप्रेसी फाउंडेशन द्वारा स्थापित कुष्ठ निवारण हेतु अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार 2021 किसको दिया गया है, डॉक्टर भूषण कुमार जो चंडीगढ़ के हैं, और सहयोग कुष्ठ यज्ञ ट्रस्ट गुजरात को दिया गया है। दोनों को दिया गया है। किसके द्वारा दिया जाता है, उपराष्ट्रपति के द्वारा दिया गया है। तो इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। नेक्स्ट है भारतीय लेखिका हैं गीतांजलि श्री, उनके द्वारा लिखा गया था उपन्यास रेत समाधि, उनका अंग्रेजी में अनुवाद किया गया है। तो अनुवादित पुस्तक का नाम है टॉम्ब ऑफ सेंट, और अनुवाद किया था डेजी रॉकवेल ने, डेजी रॉकवेल नामक लेडी ने इनका अनुवाद किया था। और इस अंग्रेजी अनुवादक पुस्तक को टॉम्ब ऑफ सेंट को अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 के लिए चुना गया है, दे दिया गया है। तो यह प्रथम बार है जो किसी हिंदी लेखक को अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार दिया गया है। तो अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार किसी भारतीय को भी नहीं मिला है, ये प्रथम भारतीय भी हैं गीतांजलि श्री। तो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट देखेंगे प्रमुख नियुक्तियां, जो अप्रैल के महीने में कौन कौन सी नियुक्तियां
बीपीएससी के लिहाजे से पूछा जा सकता है। उसमें प्रथम है विनय मोहन पात्रा, जो भारत के नए विदेश सचिव बने हैं विदेश मंत्रालय के। उसके बाद है KN व्यास, जो पहले भी थे, परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष थे, अभी भी हैं फिर से। विजय सांपला को राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष बनाया गया है, और सुमन कुमार बेड़ी को नीति आयोग के उपाध्यक्ष बनाया गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सुमन कुमार बेड़ी ये VVI हैं, विजय सांपला VVI हैं ये दोनों। उसके बाद डॉक्टर मनोज सोनी UPSC के अध्यक्ष बनाए गए हैं, तो याद रखेंगे अपना लोग। उसके बाद इकबाल सिंह लालपुरा राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष नियुक्त किए हैं, ये VVI नहीं है, इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है इसमें। उसके बाद अजय कुमार सूद भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार बनाए गए हैं, ठीक है, याद रखेंगे। और जनरल मनोज पांडे थल सेना के नए प्रमुख बने हैं, MM नरवणे का स्थान लेंगे, जो कोर ऑफ इंजीनियरिंग कमीशन से आते हैं, और थल सेना के अध्यक्ष बनने वाले ये प्रथम इंजीनियर होंगे, तो ये भी VVI है, याद रखेंगे। उसके बाद B सोमेश्वर राजू थल सेना के उप प्रमुख बनाए गए हैं, तो ये भी देख लेंगे न्यूज़ के लिए। नेक्स्ट देखते हैं, KK बिरला फाउंडेशन द्वारा 31वां सरस्वती सम्मान 2021 देने की घोषणा किया गया है। अब 2021 का जो यह सम्मान है वो हिंदी के प्रसिद्ध कवि एवं साहित्यकार प्रोफेसर रामदरस मिश्र को उनकी कविता मैं तो यहाँ हूँ के लिए, उनकी कविता संग्रह का नाम है मैं तो यहाँ हूँ के लिए दिया गया है। इसमें 15 लाख रुपए की राशि दी जाती है एवं प्रशस्ति पत्र दिया जाता है KK बिरला फाउंडेशन के द्वारा 31वां सरस्वती सम्मान के तहत। सरस्वती सम्मान के लिए संविधान के 8वीं अनुसूची में जो 22 भाषा है, उस 22 भाषा में शामिल किसी भी भाषा में पिछले 10 वर्षों में प्रकाशित रचना के लिए दिया जाता है। उत्कृष्ट प्रकाशन होना चाहिए जो भी भाषा में प्रकाशित होता है। तो अब देखते हैं, सम्मान की शुरुआत 1991 में हुआ था, और प्रथम सम्मान हरिवंश राय बच्चन जी को मिला था उनके आत्मकथा के लिए। नेक्स्ट देखते हैं, KK बिरला फाउंडेशन के द्वारा ही 31वां बिहारी पुरस्कार 2021 दिया जाता है। ये आप लोग कंफ्यूज नहीं कीजिएगा कि बिहारी पुरस्कार बिहार के लिए, बिहार वासियों के लिए होगा या बिहार का होगा, बिहार से संबंधित होगा, ये बिल्कुल भी नहीं है। 31वां बिहारी पुरस्कार राजस्थान के लिए है। राजस्थान के मधु कंकरिया को उनके उपन्यास हम यहाँ थे के लिए दिया गया है। 2.5 लाख वाला यह राशि पुरस्कार राजस्थान के किसी साहित्यकार, ये 22 भाषा में पूरे इंडिया के किसी भी लेखक को दिया जा सकता है सरस्वती सम्मान। लेकिन ये जो बिहारी पुरस्कार है ये सिर्फ राजस्थान के किसी साहित्यकार को विगत 10 वर्षों में सिर्फ 2 भाषा के लिए, या तो हिंदी के लिए या राजस्थानी के लिए, उत्कृष्ट रचना के लिए दिया जाता है। तो बिहारी सम्मान बिहार वासियों के लिए या बिहार का होगा, इसमें कंफ्यूज तो बिल्कुल भी नहीं करना है, और इम्पोर्टेंट भी है, पूछ सकता है बिहारी पुरस्कार कंफ्यूजन के लिए, कंफ्यूजन देने के लिए बीपीएससी पूछ सकता है। नेक्स्ट है कि उद्योग व्यापार जगत के अर्न्स्ट एंड यंग पुरस्कार 2021 इंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर फल्गुनी नायर को दिया गया है, जो नायका के संस्थापक हैं। नायका ऐप आता है, नायका लेडीज का जो ब्रांडिंग है, फैशन का सामान है, कॉस्मेटिक सामान है, उसका प्रोडक्शन करता है नायका। तो उनकी संस्थापक फाल्गुनी नायर है, उनको दिया गया है। ये इतना इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है, ये नॉलेज के लिए है, इसको आप याद नहीं भी रखेंगे तो चलेगा। नेक्स्ट है, खेल जगत का प्रतिष्ठित लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड 2022 की घोषणा हुआ है। सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी मैक्स वर्स्टेपन होगा, नीदरलैंड के मोटर रेसर है। और सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी एलेन थॉम्सन है, जमैका। सर्वश्रेष्ठ टीम इटली के फुटबॉल टीम है। तो भारत का जो भाला फेंक खिलाड़ी जो ओलंपिक में भाला फेंक में स्वर्ण पदक जीता था, नीरज चोपड़ा, उनको ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर के लिए नामांकित किया गया था, परंतु पुरस्कार नहीं दिया गया, किसी और को मिल गया। तो नीरज चोपड़ा हालांकि नामांकित हुआ थे। तो पूछ सकता है कि लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट अवार्ड 2022 में भारत की तरफ से नामांकित होने वाले खिलाड़ी कौन थे? तो नीरज चोपड़ा जी थे, तो याद रखेंगे। नेक्स्ट है, लता मंगेशकर की याद में दीनानाथ मंगेशकर चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार स्थापित किया गया है। एवं प्रथम पुरस्कार किसको दिया गया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को दिया गया प्रथम पुरस्कार, याद रखेंगे, बहुत ही VVI पॉइंट है। यह प्रथम पुरस्कार था जो PM मोदी को दिया गया है।
कौन? लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार। किसके द्वारा? दीनानाथ मंगेशकर चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा। इसे प्रतिवर्ष दीनानाथ मंगेशकर की पुण्यतिथि पर ऐसे व्यक्ति को दिया जाएगा जिसका राष्ट्र निर्माण में अनुकरणीय योगदान हो, महत्वपूर्ण योगदान हो, उन्हीं को दिया जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, 159वां विजडन लीडिंग क्रिकेट ऑफ द ईयर की घोषणा 2022 में की गई। जो रूट जो इंग्लैंड के पुरुष में है और लिलीज ली दक्षिण अफ्रीका के महिला में क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया। तो याद रखेंगे, पाकिस्तान के बल्लेबाज हैं मोहम्मद रिजवान, उनको लीडिंग T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया। और प्रथम बार है जब भारत के किसी दो क्रिकेटर को एक बार, रोहित शर्मा और जसप्रीत बुमराह को इसमें शामिल किया गया है। तो भारतीय क्रिकेटर बहुत सारे विजडन लीडिंग क्रिकेटर के में शामिल हो चुके हैं, लेकिन वर्ष में सिर्फ एक ही क्रिकेटर को दिया जाता था। लेकिन इस बार ऐसा मौका है कि भारत के दो खिलाड़ी रोहित शर्मा और जसप्रीत बुमराह दो को विजडन लीडिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर में शामिल किया गया। नेक्स्ट है, यूनेस्को ने पत्रकारिता के क्षेत्र में वर्ष 2022 का गुइलेर्मो कानो विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 बेलारूस के पत्रकार संगठन को दिया और 3 मई वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे पर यह दिया जाएगा। तो पूछ सकता है कि यूनेस्को के पत्रकारिता के क्षेत्र का जो पुरस्कार है उसका नाम क्या है, या गुइलेर्मो कानो विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक किसके द्वारा दिया जाता है? तो यूनेस्को के द्वारा। किसको दिया गया? तो बेलारूस के पत्रकार संगठन को। कब दिया जाता है? तो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे पे। या पूछ सकता है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे कब मनाया गया? तो 3 मई को, याद रखेंगे। नेक्स्ट है, रेबेल्स अगेंस्ट द राज वेस्टर्न फाइटर फॉर इंडियाज फ्रीडम, ये पुस्तक है और इस पुस्तक के लेखक है बहुत ही फेमस लेखक रामचंद्र गुहा जी। बहुत ही फेमस है, इतिहासकार है, बहुत ही फेमस इतिहासकार है। तो इन्हीं का यह पुस्तक है, रेबेल्स अगेंस्ट द राज वेस्टर्न फाइटर फॉर इंडियाज फ्रीडम। तो इतना पॉइंट याद रखने की चीज थी। तो आज हम लोग 51 तक का न्यूज देखे हैं। कल हम तीसरा पार्ट में अप्रैल का लास्ट देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही था। जाने से पहले आप लोग क्लियर बीपीएससी यूट्यूब चैनल को शेयर करके जाइएगा, सब्सक्राइब करके जाइएगा, ये करना भूलिएगा नहीं। क्लियर बीपीएससी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, ज्वाइन करने से आपको फ़ायदा महसूस आएगा। फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज को लाइक और फॉलो कर सकते हैं। आने वाले दिनों में 67th बीपीएससी के बाद हम आपके लिए मेंस का बहुत इम्पोर्टेंट सेगमेंट लेके आएंगे, जो करंट अफेयर है, जो आईआर का जो क्वेश्चन होता है, और आईआर जो होता है मेनली करंट का होता है, तो उसका लेके आएंगे। इससे आपको 3 क्वेश्चन लिखना होता है और एक क्वेश्चन 38 नंबर का होता है। तो ऑलमोस्ट 114 नंबर का क्वेश्चन को हम क्लियर करवाएंगे आपको आईआर सेगमेंट को यहाँ से एडिटोरियल के थ्रू। और दूसरा साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जो क्वेश्चन होता है वो आपको साइंस एंड टेक्नोलॉजी में आपको 2 क्वेश्चन पूछा जाता है और ये दोनों क्वेश्चन जो होता है 36 नंबर का होता है। तो ये जो 72 नंबर का है ये भी हम आपको क्लियर करवाएंगे मेंस के टॉपिक के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी फिलहाल इतनी की सूचना है। फिलहाल आगे जो आने वाले दिनों में और सूचना और प्रोग्राम स्टार्ट किया जा सकता है, बशर्ते आप लोग एक काम करते रहिए। आप लोग का अधिकार है, आप लोग का कर्तव्य है, आप अपना अधिकार कर्तव्य को भूलिए नहीं। आपको क्लियर बीपीएससी चैनल को शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है। ये करते रहिए। उसके बाद देखते रहिए कि हम आपके लिए बीपीएससी की तैयारी का पूर्ण जो समर्थन के साथ संपूर्ण तैयारी यहाँ पे करवाया जाएगा। ये जो है यूट्यूब पे मेंस की तैयारी के लिए वन ऑफ द बेस्ट चैनल होगा। और यूट्यूब जो मेंस की तैयारी होता है कहीं पर नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे होगा। आप लोग बस 67th पीटी तक इंतज़ार कीजिए। आज के लिए इतना ही था। अगर आपको हमसे संपर्क करना हो तो आप टेलीग्राम पे या व्हाट्सएप पे संपर्क कर सकते हैं। तो उसके लिए आप नंबर ले लीजिए, इस पे हमको टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, इससे हम संपर्क हो जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।